इस दुनिया में ना लाखों करोड़ों तरह के जीव हैं। मतलब एक चम्मच मिट्टी में अरबों बैक्टीरिया से लेकर आसमान छूते पेड़ और गहरे समंदर में रहने वाली व्हेल तक। कभी ये देखकर हैरानी होती है कि हम इंसान इस पूरी, जिसे कहते हैं लाइब्रेरी ऑफ लाइफ, इसे समझने की कोशिश भी कैसे करते हैं। इसका जवाब एक बहुत ही सरल शब्द में है, वर्गीकरण। वर्गीकरण। आज हम इसी वर्गीकरण की फैसिनेटिंग दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। और ये सिर्फ मतलब जीवों को अलग अलग डिब्बों में रखने का काम नहीं है। नहीं, ये एक तरह की जासूसी है जिसमें हम सुरागों को जोड़कर ये पता लगाते हैं कि कौन सा जीव किससे और कब जुड़ा था। अच्छा, मतलब एक तरह से जीवन का फैमिली ट्री बनाना। बिल्कुल। तो हमारा मकसद साफ है, हम ये समझना चाहते हैं कि वैज्ञानिकों ने जीवों के इस विशाल संसार को समझने के लिए सिस्टम कैसे बनाए, और वो सिस्टम समय के साथ बेहतर कैसे हुए। हाँ, हम अरस्तु के पहले प्रयासों से लेकर आर.एच. विटेकर की आधुनिक 5 जगत प्रणाली तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और ये सफर शुरू होता है बहुत पहले, प्राचीन ग्रीस में। ठीक है, तो सबसे पहले जासूस थे अरस्तु। उन्होंने जो देखा उसी के आधार पर चीजों को बांटा। मुझे उनके तरीके में एक बहुत सीधी सादी समझदारी दिखती है। बहुत ही प्रैक्टिकल। पौधों को देखकर कहा, जो छोटे हैं वो शाख, जो थोड़े बड़े हैं वो झाड़ी, और जो विशाल है वो पेड़। बस हो गया। और जानवरों के लिए भी उतना ही सीधा नियम था, जिनमें लाल खून है और जिनमें नहीं है। आज हमें ये बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने प्रकृति को इतने व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश की थी। ये एक बहुत बड़ा कदम था। फिर लगभग 2000 साल बाद आए कैरोलस लीनियस। उन्होंने इसे थोड़ा और व्यवस्थित किया और द्विजगत पद्धति दी। हाँ, प्लांटी यानी सारे पौधे, और एनिमेलिया यानी सारे प्राणी। और ये सिस्टम तो काफी लंबे समय तक चला। ऐसा लगता था कि पहेली सुलझ गई। हाँ, लेकिन पहेली तब उलझ गई जब हमारे माइक्रोस्कोप बेहतर हुए। अच्छा। वैज्ञानिकों को एक ऐसी दुनिया दिखने लगी जो इन 2 डिब्बों में कहीं भी फिट नहीं हो रही थी। उन्हें बैक्टीरिया जैसे एक कोशिकीय जीव दिखे। और अब सवाल ये था कि एक बैक्टीरिया जो न पौधा है न जानवर, उसे रखें तो रखें कहाँ। सही बात है। लिनियस के सिस्टम में एक बैक्टीरिया और एक विशाल बरगद के पेड़ को एक ही ग्रुप प्लांटी में डाल दिया गया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों में सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति होती है। जी हाँ। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक साइकिल और एक ट्रक को एक ही कैटेगरी में रख दिया जाए, क्योंकि दोनों में पहिए होते हैं। बिल्कुल, ये सिस्टम टूट रहा था। और यहीं पर हमारी कहानी के हीरो आर.एच. विटेकर की एंट्री होती है। 1969 में। हाँ, 1969 में उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कोई जीव कैसा दिखता है, बल्कि हमें और गहरे सवाल पूछने होंगे। अच्छा, तो वो नए ज्यादा वैज्ञानिक नियम क्या थे? सबसे पहला और बड़ा सवाल था, कोशिका की बनावट कैसी है? क्या वो प्रोकैरियोटिक है, यानी एक सरल कोशिका जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, या फिर वो यूकैरियोटिक है जिसमें एक व्यवस्थित न्यूक्लियस और दूसरे अंग होते हैं? ये जीवन का सबसे बुनियादी बंटवारा है। ठीक है, ये समझ आया। प्रोकैरियोटिक मतलब सरल, यूकैरियोटिक मतलब जटिल। और दूसरा नियम, जीव का संगठन। क्या वो एक अकेली कोशिका से बना है या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? जी। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, वो अपना पोषण कैसे करता है? क्या वो स्वपोषी है, मतलब सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाता है, या फिर वो परपोषी है जो दूसरों को खाकर ऊर्जा लेता है? बिल्कुल। कोशिका का प्रकार, शरीर की बनावट और खाने का तरीका, इन 3 नियमों ने पूरी तस्वीर बदल दी। और इन्हीं के आधार पर बने 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इस धरती के असली शासकों का जगत है। इसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। हाँ, और ये इतने ज्यादा हैं कि हमारे शरीर में जितनी हमारी अपनी कोशिकाएं हैं, उससे कई ज्यादा बैक्टीरिया हैं। और ये हर जगह हैं, उबलते पानी के झरनों से लेकर गहरे समुद्र की खाई तक। इनकी बनावट भले ही सरल हो, मतलब एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, लेकिन इनका रहन सहन और व्यवहार बहुत जटिल है। हमारे नोट्स में इनके आकार भी दिखाए गए हैं, गोल वाले कोकस, रॉड जैसे बैसिलस, सर्पिलाकार स्पाइरलियम। हाँ, और इसमें भी 2 बहुत अलग समूह हैं। पहला है आद्य बैक्टीरिया या आर्किया बैक्टीरिया। ये तो एक्सट्रीम लाइफ के चैंपियन हैं। बिल्कुल, जैसे हैलोफाइल्स जो इतने ज्यादा खारे पानी में रहते हैं जहाँ कोई और नहीं रह सकता, या थर्मोएसिडोफाइल्स जो गर्म झरनों और ज्वालामुखी के मुहानों पर पाए जाते हैं। और मिथेनोजेंस भी तो हैं, जो दलदली जमीनों में और गाय भैंसों की आंतों में रहते हैं और मीथेन गैस बनाते हैं, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। वो इन्हीं की देन है।
तो ये सिर्फ अजीब जगहों पर ही नहीं रहते बल्कि हमारे लिए उपयोगी भी हैं। बिल्कुल। और दूसरा समूह है यू बैक्टीरिया यानी सच्चे बैक्टीरिया। इनमें सबसे मशहूर है साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं जीवों ने अरबों साल पहले प्रकाश संश्लेषण करके पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन भरी थी। अरे वाह, मतलब आज हम जो सांस ले रहे हैं उसका श्रेय काफी हद तक इन्हें जाता है। हाँ, और इनमें हेट्रोसिस्ट नाम की खास कोशिकाएं भी होती हैं जो हवा की नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी बनाती हैं। तो ये हमारे ग्रह के सबसे पुराने और सबसे जरूरी इंजीनियर हैं। अब सोचिए, विटेकर से पहले ये सब पौधे माने जाते थे, अब इनके लिए एक पूरा अलग जगत है। लेकिन अब कहानी में एक और मोड़ आता है। वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे जीव मिले जो थे तो एक कोशिकीय, लेकिन उनकी कोशिका मोनेरा की तरह सरल नहीं बल्कि यूकैरियोटिक थी। तो अब उन्हें कहाँ रखा जाए? इसके लिए बनाया गया दूसरा जगत, प्रोटिस्टा। मुझे ये जगत हमेशा एक मिसफिट्स क्लब या जैविक कबाड़खाना जैसा लगता है। इसमें वो सब कुछ है जो कहीं और फिट नहीं होता। आपका कहना काफी हद तक सही है। प्रोटिस्टा की दुनिया की कोई साफ सीमाएं नहीं है। इसमें कुछ पौधे जैसे हैं, कुछ जानवरों जैसे, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो दोनों की तरह बर्ताव करते हैं। यही इसकी खूबसूरती है। कोई दिलचस्प उदाहरण है इस क्लब से? जरूर। पहले हैं क्राइसोफाइट्स, जिनमें डायटम्स आते हैं। ये शीशे के बने खूबसूरत बक्सों में रहते हैं। शीशे के बक्से? हाँ, इनकी कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है, जो एक साबुनदानी की तरह एक दूसरे में फिट होती है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब ये मरते हैं तो इनके ये शीशे के घर समुद्र की तलहटी में जमा होते जाते हैं करोड़ों सालों में। ये डायटमी मृदा बन जाती है। तो अगली बार जब कोई स्विमिंग पूल का पानी एकदम साफ देखे या किसी टूथपेस्ट में सफेदी लाने वाले तत्व की बात करे, तो हो सकता है कि वो अनजाने में साउथ में मरे हुए इन करोड़ों साल पुराने जीवों का इस्तेमाल कर रहा हो। कमाल है। बिल्कुल। फिर हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये समुद्र में रहते हैं और कभी-कभी इनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि पूरा समुद्र लाल दिखने लगता है। इसे लाल ज्वार या रेड टाइड्स कहते हैं ना? हाँ। और ये जहरीला भी हो सकता है। जी हाँ। और फिर आता है युग्लिना। ये तो मेरा पसंदीदा है। यह एक ऐसा जीव है जिसे अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कैसे? जब धूप होती है तो यह पौधे की तरह प्रकाश संश्लेषण करने लगता है, और जब अंधेरा होता है तो यह जानवर की तरह दूसरे जीवों का शिकार करने लगता है। एक ही जीव में दो पहचान। हाँ। ये दिखाता है कि पौधे और जानवरों के बीच की रेखा हमेशा इतनी स्पष्ट नहीं थी। और अंत में प्रोटोजोआ, जिन्हें पहले जानवर भी कहा जाता है। जैसे अमीबा? हाँ, अमीबा, जो अपने शरीर को किसी भी आकार में ढालकर चलता है। सोचिए, अमीबा अपने शरीर के किसी भी हिस्से को आगे की तरफ बहाता है, एक अस्थायी हाथ या पैर बनाता है, और फिर बाकी शरीर को उसी तरफ खींच लेता है। ये चलने का एक बहुत ही अनोखा और तरल तरीका है। बिल्कुल। ठीक है, तो मोनेरा हो गए सरल प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा हो गए जटिल एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। अब बहुकोशिकीय जीवों की दुनिया शुरू होती है। और यहीं पर तीसरा जगत आता है, फंजाई या कवक। मुझे हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि ये असल में है क्या। ये पौधों की तरह एक जगह रहते हैं पर हरे नहीं होते। यह एक बहुत आम कंफ्यूजन है। फंजाई पूरी तरह से अलग हैं। वे परपोषी हैं, मतलब वे अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, ज्यादातर मरी हुई और सड़ती हुई चीजों से। हाँ, वे प्रकृति के सबसे बड़े रिसाइकलर हैं। अगर फंजाई ना होते तो हमारी धरती मरे हुए पेड़ों और जानवरों के ढेरों से पट जाती। और इनकी बनावट भी धागे जैसी होती है, हाइफी। और इन धागों का जाल, जिसे माइसीलियम कहते हैं, वो तो जमीन के नीचे मीलों तक फैल सकता है। इसे जंगल का भूमिगत इंटरनेट भी कहते हैं, जो पेड़ों को आपस में जोड़ता है। एक और बड़ा फर्क है इनकी कोशिका भित्ति में। पौधों की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, जो मजबूत लेकिन थोड़ी लचीली होती है। और फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। एक मिनट, काइटिन? ये वही पदार्थ है जिससे कीड़े मकोड़ों और झींगों का बाहरी कंकाल बनता है? जी हाँ, वही। तो वे संरचना में पौधों से ज्यादा कीड़ों के करीब हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। और ये पार्टनरशिप करने में भी माहिर हैं, जैसे लाइकेन। लाइकेन एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कवक और शैवाल के बीच का एक सहजीवी संबंध है। शैवाल, जिसके पास क्लोरोफिल है, वो धूप से खाना बनाता है, और कवक उसे रहने के लिए घर, सुरक्षा और नमी देता है। रिश्ता इतना गहरा है कि वे एक होकर रहते हैं। और लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। हाँ, हमारे नोट्स में भी यही लिखा है। अगर किसी शहर की हवा साफ है तो आपको पेड़ों पर लाइकेन दिखेंगे। और अगर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड जैसा प्रदूषण ज्यादा है तो लाइकेन वहां उगी नहीं सकते। ठीक है, तो हमने एक कोशिकीय जीवन की नींव मोनेरा और प्रोटिस्टा में देखी,
लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब ये कोशिकाएं मिलकर बड़े जटिल जीव बनाने लगी। यहीं से जीवन 3 बड़ी दिशाओं में बट गया। एक तो फंजाई थे और बाकी 2 हैं प्लांटी और एनिमेलिया, जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं। आखिरकार हम जाने पहचाने इलाके में आ गए। चौथा जगत प्लांटी या पादप जगत। ये स्वपोषी हैं, क्लोरोफिल है, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति है, ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा बदलाव ये था कि कोशिकाएं सिर्फ साथ नहीं रह रही थीं, बल्कि वे विशेषज्ञ बन गई। मतलब? कुछ कोशिकाएं जड़ें बनी, कुछ तना और कुछ पत्तियां। यहीं से असली जटिलता की शुरुआत हुई। ऊतक और अंग का विकास हुआ। एनिमेलिया या जंतु जगत, हम भी इसी में आते हैं। हम परपोषी हैं और हमारी कोशिकाओं में कोई भित्ति नहीं होती, जिससे हमें गति करने की आजादी मिलती है। सही। बिल्कुल। और यहाँ भी कोशिकाओं ने विशेषज्ञता हासिल की, मांसपेशियां बनाने के लिए, नसें बनाने के लिए, दिल और दिमाग बनाने के लिए। अगर हम विटेकर के फैमिली ट्री को देखें तो ये साफ दिखता है। हाँ, सबसे नीचे मोनेरा, उनसे विकसित हुए प्रोटिस्टा, और फिर प्रोटिस्टा से 3 बड़ी शाखाएं निकली। एक रिसाइक्लर की जो है फंजाई, एक उत्पादक की यानी प्लांटी, और एक उपभोक्ता की एनिमेलिया। बिल्कुल। ये तो बहुत साफ और सुंदर सिस्टम लगता है। तो क्या पहेली पूरी तरह सुलझ गई? हमने सब कुछ वर्गीकृत कर लिया, लेकिन वायरस का क्या? कोरोना वायरस, फ्लू वायरस, वे कहाँ फिट होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि प्रकृति हमारे बनाए गए डिब्बों से हमेशा बड़ी होती है। तो विटेकर के प्रणाली में वायरस के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस को लेकर ये बहस आज भी जारी है कि वे जीवित हैं भी या नहीं। हाँ, उन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। बिल्कुल। वे अविकल्पी परजीवी हैं। इसका मतलब है कि वे अपने आप कुछ नहीं कर सकते। वे बस प्रोटीन का एक खोल है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल बंद है। डीएनए या आरएनए? हाँ, जब तक वे किसी जीवित कोशिका के बाहर हैं, वे नमक के दाने की तरह निर्जीव हैं। और जैसे ही वे एक कोशिका के अंदर दाखिल होते हैं, वे उसकी पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं और अपनी हजारों कॉपियां बनाने लगते हैं। मतलब वे जैविक दुनिया के समुद्री डाकू हैं। बहुत अच्छी उपमा है। W.M. स्टैनली ने तो ये भी दिखाया कि आप वायरस को क्रिस्टल बनाकर एक बोतल में सालों तक रख सकते हैं। किसी जीवित चीज के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और क्या इनसे भी सरल कुछ है? हाँ, 1971 में T.O. डाइनर ने वायरॉइड की खोज की। ये वायरस से भी छोटे हैं। उनसे भी छोटे। हाँ, इनमें तो प्रोटीन का खोल भी नहीं होता, सिर्फ आरएनए का एक नंगा टुकड़ा होता है। और ये पौधों में गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। ये जीवन के सबसे मिनिमलिस्ट रूप हैं। तो आज हमने अरस्तु के सरल अवलोकन से लेकर विटेकर की 5 जगत प्रणाली और उससे भी परे वायरस की रहस्यमयी दुनिया तक का सफर तय किया। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वर्गीकरण सिर्फ एक सूची नहीं है, ये विकास की कहानी है। ये हमें दिखाता है कि कैसे अरबों सालों में सरल प्रोकैरियोटिक जीवन से धीरे धीरे जटिल बहुकोशिकीय जीवन का विकास हुआ। ये वैज्ञानिक ढांचा हमें जीवन की इस अपार विविधता को समझने का एक तरीका देता है। और अब एक विचार जिस पर आगे सोचा जा सकता है। अंतिम विचार ये है, 5 जगत प्रणाली पिछले 50 सालों से हमारे लिए बहुत उपयोगी रही है, लेकिन विज्ञान कभी रुकता नहीं। जैसे जैसे हम जेनेटिक्स के बारे में ज्यादा जान रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि आर्किया बैक्टीरिया असल में यू बैक्टीरिया से उतने ही अलग हैं जितने हम उनसे हैं। अच्छा। इसलिए अब कई वैज्ञानिक 6 जगत या 3 डोमेन प्रणाली की बात करते हैं, जिसमें मोनेरा को बैक्टीरिया और आर्किया में बांट दिया गया है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या कोई भी वर्गीकरण प्रणाली कभी भी अंतिम हो सकती है? या ये हमेशा हमारी उस समय की समझ का एक प्रतिबिंब रहेगी, जो ठीक उसी जीवन की तरह लगातार विकसित होती रहेगी जिसका वो वर्णन करती है।